निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में एक हफ्ते में करेंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन का वीडियो प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे लोग घंटी वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल को क्लिक कर दें, जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। आज हम भारतीय इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रैक्टिस सेट 18 का अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस मुगल राजकुमार ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सीर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से करवाया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मुराद, और ऑप्शन नंबर बी दिया है काम बख्श, ऑप्शन नंबर सी दिया है सुलेमान शिकोह, और ऑप्शन नंबर डी दिया है दारा शिकोह। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दारा शिकोह। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सीर-ए-अकबर है, जो कि दारा शिकोह की रचना है। इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई। शाहजहां के बेटों में दारा शिकोह सबसे बुद्धिमान था और उसने भगवद गीता और योग, वरिष्ठ उपनिषद और रामायण का फारसी अनुवाद करवाया। शाहजहां ने इसे चाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी, क्योंकि दारा शिकोह के अधीन 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी दिया है जनरल करियप्पा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है श्री राम गोपालचारी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्री राम गोपालचारी। वह आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व के युग में राजा जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और महात्मा गांधी के एक वफादार समर्थक थे। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 तमिलनाडु के
मद्रास राज्य में हुआ था। वह पर्यावरणवाद एक वैश्विक इतिहास पुस्तक के लेखक थे। राजाजी 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थे। वह गांधी जी के समाचार पत्र यंग इंडिया के संपादक बने। उन्होंने 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल का पद संभाला। वह अपने राजनीतिक करियर के दौरान मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। वह अप्रैल 1952 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न ले रहे हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1920 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है S.A. डोंगे और ऑप्शन नंबर बी दिया है V.B. गिरी और ऑप्शन नंबर सी दिया है लाला लाजपत राय और ऑप्शन नंबर डी दिया है V.P. वाडिया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। आजीवन ब्रिटिश राज शक्ति का सामना करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करने वाले लाला लाजपत राय पंजाब केसरी भी कहे जाते हैं। जब V.P. वाडिया ने भारत में मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की, तब लालाजी के प्रयासों से ही 1926 ईस्वी में श्रमिक संघ अधिनियम पारित किया गया। 1920 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में तत्कालीन लगभग 64 श्रमिक संघ शामिल हो गए। N.M. जोशी, लाला लाजपत राय एवं जोसेफ बैप्टिस्टा के प्रयत्नों से 1920 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर वामपंथियों का प्रभाव बढ़ने लगा। एटक के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यह सम्मेलन 1920 ईस्वी में बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैटिस्टा तथा महामंत्री दीवान चमनलाल थे। अगला प्रश्न ले रहे हैं। प्राचीन भारतीय काल एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राजपूत युग, ऑप्शन नंबर
बी दिया है मौर्य युग और ऑप्शन नंबर सी दिया है गुप्त युग और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त युग। गुप्त काल के दौरान स्थापत्य व वास्तु अपने चरमोत्कर्ष पर था। इस काल के मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर पत्थर एवं ईंटों से किया जाता था। गुप्त कालीन मंदिरों में सबसे भव्य और महत्वपूर्ण मंदिर देवगढ़ जो झांसी के पास है और भीतरगांव जो कानपुर में है। इन मंदिरों में रामायण महाभारत और पुराणों से विषय वस्तु ली गई है। भीतरगांव का विष्णु मंदिर ईंटों का बना है और नक्काशीदार है। गुप्त काल की अधिकांश मूर्तियां हिंदू देवताओं से संबंधित है। शारीरिक नग्नता को छिपाने के लिए गुप्त काल के कलाकारों ने वस्त्रों का प्रयोग किया। सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज में बुद्ध की तांबे की मूर्ति उल्लेखनीय है। अब विष्णु के प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में स्थापित है। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 4वीं शताब्दी ईस्वी और ऑप्शन नंबर बी दिया है 3री शताब्दी ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी दिया है 5वीं शताब्दी ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6ठी शताब्दी ईस्वी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 4वीं शताब्दी ईस्वी। महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। पाठ संभवतः प्रारंभिक गुप्त राजवंश 4वीं शताब्दी ईस्वी द्वारा अपने अंतिम रूप में पहुंच गया। महाभारत के अनुसार कथा को 2400 श्लोकों के एक छोटे संस्करण से विस्तरित किया जाता है जिसे केवल भारत कहा जाता है। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ऋतु संहार, ऑप्शन नंबर बी दिया है मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम और ऑप्शन नंबर डी दिया है कुमार संभवम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक
कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रणीय रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अयोध्या, और ऑप्शन नंबर बी दिया है नासिक, और ऑप्शन नंबर सी दिया है नालंदा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उज्जैन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 के मध्य प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं सदी में जब ह्वेनसांग भारत आया था, उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अगला प्रश्न हम लेते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न युग को था। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कुषाण युग, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुप्त युग, और ऑप्शन नंबर सी दिया है मौर्य युग, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्धन युग। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त युग। भारतीय गणित ने दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार किया।
भारत में दशमलव अंकों का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यभट्ट 499 ईस्वी के द्वारा मिला। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उद्योग धंधों व कृषि प्रोत्साहन को, और ऑप्शन नंबर बी दिया है समुद्र व सड़कों द्वारा व्यापार, और ऑप्शन नंबर सी दिया है व्यापारिक नियमों की स्थापना, और ऑप्शन नंबर डी दिया है शिल्पियों की श्रेणियों की स्थापना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्योग धंधों व कृषि प्रोत्साहन को। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पर भूमि पर आधारित थी। भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण भूमि संबंधी विस्तृत व्यवस्था स्थापित की गई। मनु तथा गौतम जैसे स्मृतिकारों ने राजा को भूमि का स्वामी बतलाया है। यद्यपि प्रारंभ में मनु ने यह भी कहा था कि भूमि उसी की होती है जो उसे आबाद कर पहले पहल जोतता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, लगभग 606 वर्ष ईस्वी से कन्नौज ने भारतीय राजनीति में वह स्थान ले लिया जो कभी मगध में पाटिल पुत्र का था। यह कथन, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है संदेहास्पद है, और ऑप्शन नंबर बी दिया है विवादास्पद है, ऑप्शन नंबर सी दिया है सत्य है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है तर्कसंगत नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्य है। पाटिलपुत्र को इसके व्यापार और वाणिज्य तथा धन के व्यापक उपयोग के कारण विशेष शक्ति और महत्व प्राप्त था। उन व्यापारियों से टोल एकत्र किया जा सकता है जो 4 नदियों के पार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से शहर में आए थे। व्यापार में गिरावट आने के बाद मुद्रा दुर्लभ हो गई और अधिकारियों तथा सैनिकों को भूमि अनुदान के माध्यम से भुगतान किया गया। शहर ने अपना महत्व खो दिया। सैन्य शिविरों और सामरिक महत्व के स्थानों जिनका विस्तृत भूमि पर कब्जा था के स्थानांतरण हो गया। कन्नौज सामरिक महत्व का स्थान था। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में अवस्थित इसने 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राजनीतिक प्रमुखता हासिल की। मैदानी क्षेत्रों की किलेबंदी अपेक्षाकृत अधिक कठिन थी, लेकिन
कन्नौज ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित था, जहां किलेबंदी आसानी से किया गया, जबकि पाटलिपुत्र एक मैदानी क्षेत्र था। इसी प्रकार दोआब के ठीक केंद्र में स्थित कन्नौज 7वीं शताब्दी में पूरी तरह से वर्गीकृत था, जिसने दोआब के पूर्वी और पश्चिमी भागों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती थी। सैनिक भूमि और जल दोनों मार्गों से आगे बढ़ सकती थी। इसलिए 606 वर्ष ईस्वी से कन्नौज ने भारतीय राजनीति में वह स्थान ले लिया जो कभी मगध में पाटलिपुत्र का था। इसलिए यह कथन सत्य है। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।